अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हारुकी मुराकामी की किताब नॉर्वीजन वुड के 7वें हिस्से को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। बुधवार की सुपहर रेस्टोरेंट में कहीं मेडोरी का नामो निशान न था। मेरा ख्याल था कि उसका इंतजार करते हुए बियर पी लेता हूँ। बियर आने तक मैंने देखा कि वो जगह लोगों से भर गई थी, इसलिए मैं फौरन खाने का ऑर्डर दे दिया। मैंने 12 बजकर 35 मिनट पर खाना खत्म किया, लेकिन मैडोरी का कोई पता न था। मैंने बिल अदा किया, बाहर निकला और सड़क पार कर कर एक छोटे से मकबरे में चला गया, जहां उसके पत्थर के कदमचे पर बैठकर दिमाग को साफ रखते हुए मैडोरी का इंतजार करने लगा। मैंने 1 बजे तक उसका इंतजार किया, फिर लाइब्रेरी में चला गया और उसके बाद 2 बजे जर्मनी की जुबान की क्लास पढ़ने चला गया। ये क्लास पढ़ लेने के बाद मैं तलबा के मामलात के इंतजामिया के दफ्तर में गया और वहां ड्रामा की तारीख में दाखिल हुए तलबा की फहरिस्त में मैडोरी का नाम तलाश किया। सिर्फ एक ही नाम था, मैडोरी कोबायाशी। फिर मैंने उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस हासिल किया। वो 1969 में यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी। वो अपने ख़ानदान के साथ तोशीमिया के शुमाली मगरबी मुज़ाफ़ाती इलाके में रहती थी। मैं टेलीफोन बूथ पर गया, उसका नंबर डायल किया। एक आदमी ने जवाब दिया, कोबाशी बुक शॉप। मैंने कहा, तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ, क्या यहाँ मेडोरी कोबाशी है? उसने कहा, यहाँ तो नहीं है। तो क्या वो यूनिवर्सिटी में है? नहीं, वो गालबन हॉस्पिटल में होगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कौन हो? जवाब देने की बजाय मैंने शुक्रिया अदा किया और फोन बंद कर दिया और सोचा कि वो हॉस्पिटल में, क्या वो बीमार थी या जख्मी हो गई थी? लेकिन उस आदमी ने जिस लहजे में बात की, लगता तो नहीं कि मेडोरी के साथ कोई ऐसा मामला था। उसने बड़ी आसानी से कहा था, जैसे वो हॉस्पिटल में ना हो बल्कि मछली की दुकान में हो। मैंने कुछ देर दूसरे मुमकिनात के बारे में सोचा और ज्यादा परेशान होकर हॉस्पिटल वापस आ गया और बिस्तर पर लेटकर लॉर्ड जिम पढ़ने लगा, जो मैंने नागासावा से उधार ली थी। जब मैं उस किताब को खत्म कर चुका तो उसे नागासावा को वापस करने उसके कमरे में चला गया। नागासावा तोआमगा की तरफ जा रहा था, इसलिए मैं भी खाना खाने उसके साथ चल पड़ा। मैंने पूछा, इम्तिहान कैसे हुए? वजारत खारजा में नौकरी के लिए ऊपरी दर्जे के इम्तिहानात का दूसरा दौर अगस्त में मुनक्कद हुआ था, नागासावा ने कहा। जैसे पहले हुए थे। उसके लहजे में इतनी लापरवाही थी जैसे कुछ ना हुआ हो। बस इम्तिहान दो और पास हो जाओ। इंटरव्यूज थे, मुबाहसत थे, जैसे किसी के साथ हम बिस्तरी। मैंने पूछा, क्या इम्तिहान आसान था और कब तक नताइज का पता चलेगा? अक्टूबर के पहले हफ्ते में, और अगर मैं पास हो गया तो मैं तुम्हें एक बड़ा सा खाना खिलाऊंगा। अच्छा, मुझे बताओ, दूसरे राउंड में किस तरह के लोग जाते हैं? तमाम आला दर्जे के ज़हीन फतीन तुम्हारी तरह के? अहमकों जैसी बातें ना करो, वो सब अहमकों के टोले हैं। अहमक या अजीब मखलूक। मैं तो कहूँगा कि 95% लोग जो सफारतकार बनते हैं वो उस लायक नहीं होते। मैं मजाक नहीं कर रहा, वो कोई ज्यादा ज़हीन लोग नहीं होते। तो फिर तुम वजारत खारजा में क्यों जाना चाहते हो? नागासावा ने कहा, इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। पहली ये कि इस मुल्क से बाहर काम करने का मौका मिलता है, लेकिन अहम वजह यह है कि मैं अपनी सलाहियतों को आजमाना चाहता हूँ। अगर मैं अपने आप को आजमाऊं तो कोई बड़ा मैदान मार सकता हूँ। मुल्की और गैर मुल्की सतह का दर्जा ही हो सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितनी बुलंदी तक जा सकता हूँ। इस बहुत बड़ी सफारतकारी निज़ाम में कैसे अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकता हूँ। मेरा ख्याल है तुम समझ गए होगे। ये तो कोई बहुत बड़ा खेल लगता है। मुझे अपनी ज़ात के लिए ना ताकत चाहिए ना पैसा। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं कोई खुद गर्ज किस्म का अपनी ज़ात में रहने वाला कोई हरामी हूँ, लेकिन मैं इस तरह के काम के लिए नहायत मुनासिब हूँ। मैं एक बुद्ध भिक्षु भी बन सकता हूँ। मेरे अंदर तजस्सुस बहुत है। मैं बस देखना चाहता हूँ इस बड़ी दुनिया में क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल है तुम्हारी जिंदगी में नजरियात की कोई अहमियत नहीं। बिल्कुल नहीं। जिंदगी को नजरियात की जरूरत नहीं, जिंदगी को मयारी अमल की जरूरत होती है बस।
मैंने पूछा, जिंदा रहने के लिए और भी तो कई तरीके हैं, क्या नहीं है? जिस तरह मैं रहता हूँ, क्या तुम्हें ऐसे रहना पसंद है, क्या नहीं है? मैंने कहा, ये एक और बात है। मैं कभी भी टोक्यो यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सका। जब मुझे जरूरत होती है, मैं किसी लड़की के साथ भी नहीं सो सकता। मैं कोई बड़ा मुकर्रर भी नहीं। लोग रहनुमाई के लिए मेरी तरफ नहीं देखते। मेरी कोई दोस्त नहीं। और जब मैं दूसरों के दर्जे की यूनिवर्सिटी से अदब में ग्रेजुएशन करके निकलूंगा, तो मेरे लिए कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर मुझे तुम्हारी तरह का अंदाजे जिंदगी पसंद है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मेरी अंदाजे जिंदगी पर रश्क आता है? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जैसा हूं, मुझे इसकी बहुत ज्यादा आदत है। और मैं वजारत खारजा या टोक्यो यूनिवर्सिटी का जरा भी परवाह नहीं करता। मुझे तुमसे सिर्फ एक वजह पर रश्क आता है, और वो ये है कि तुम्हारे पास स्टोमी जैसी शानदार दोस्त है। नागासावा खामोशी से खाना खाने लगा। जब खाना खत्म हुआ तो उसने कहा, तुम्हें पता है वटानाबे, हो सकता है मेरे भी आज से 10 या 20 साल बाद ऐसे ही ख्यालात हों। जब हम इस जगह से बाहर जा चुके होंगे, हम कहीं दोबारा मिलेंगे, और मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हमारा दोनों का कोई ताल्लुक जरूर होगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुस्तकबिल? ऐसे लगता है जैसे इससे मिलती जुलती बात चार्ल्स डिक्सन ने की थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मेरे अंदेशे हमेशा दुरुस्त होते हैं। हम दोनों तो आमगाह से निकले और शराब खाने चले गए, और वहां रात 9 बजे तक शराब पीते रहे। मैंने पूछा, अच्छा नागासावा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में अमल का मयार क्या है? उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया तो तुम हंसोगे। नहीं, मैं नहीं हंसूंगा। ठीक है, मैं शरीफ इंसान बनना चाहता हूँ। मैं हंसा नहीं, बस कुर्सी से नीचे गिरते गिरते बचा। तुम शरीफ इंसान बनना चाहते हो? शरीफ इंसान? मैंने यही कहा है, तुमने सुना नहीं? उसका क्या मतलब हुआ? शरीफ इंसान बनना चाहता हूँ? तुम्हारा शरीफ इंसान होने से क्या मतलब है? शरीफ इंसान वो होता है जो वो चाहता है वो नहीं करता, बल्कि वो करता है जो उसको करना चाहिए। मैंने कहा, मैं आज तक जितने लोगों से मिला हूँ, तुम सबसे ज्यादा अजीब हो। और आज तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, तुम इनमें सबसे सीधी बात करने वाले इंसान हो, मुंह पर। और उसने हम दोनों का बिल अदा कर दिया। मैं अगले हफ्ते भी ड्रामा की क्लास में गया, लेकिन मेडोरी कोबाशी का कोई अता पता न था। मैंने क्लास का तो आईना जायजा लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं हस्बे मामूल पहली कतार में बैठा और प्रोफेसर के आने तक नौकों को खत लिखना शुरू कर दिया। उसको मैं अपने मौसम गर्मा के सफर के बारे में बताया, और उन सीढ़ियों के बारे में जिन पर मैं पैदल चला, उन कस्बों के बारे में बताया जिनमें से गुजरा, और उन लोगों के बारे में जिनसे मैं मिला। और हर रात मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। अब जबकि मैं तुमसे मिल नहीं सकता, अब महसूस होता है कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी नाकाबिले यकीन हद तक बेजार कन है, लेकिन खुद इन शबाती के तहत सारी क्लासेस पढ़ता हूँ और तमाम काम करता हूँ जो मुझसे कहे जाते हैं। जब से तुम गई हो, हर चीज बेमकसद सी लगती है। मैं एक छोटी सी लंबी गुफ्तगू करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अगर मुमकिन हो तो मैं तुमसे सीनिट्यूम में एक लंबी मुलाकात करना चाहता हूँ। अगर मुमकिन हो तो तुम्हारे साथ साथ पैदल चलना चाहता हूँ, जैसे हम पहले चला करते थे। खुदारा इस खत का जवाब दो, बेशक मुख्तसर सा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैंने 4 सफ़े लिखे, इनको तय किया, लिफाफे में डाला और घर के पते पर रवाना कर दिया। इतने में प्रोफेसर आ गया। उसने पसीना साफ किया और हाजिरी लेनी शुरू कर दी। वो छोटे से कद का, अफसुर्दा दिखाई देने वाला, बांस की छड़ी के सहारे चलने वाला शख्स था। उसके पढ़ाने का अंदाज बेशक खुशगवार नहीं था, लेकिन वो अपने लेक्चर बहुत मेहनत और अच्छे तरीके से तैयार करता था। उसने लेक्चर का आगाज मौसम के बारे में बात करते हुए किया कि रोज की तरह आज भी बहुत गर्मी है। फिर उसने यूरिपिडीज में ड्यूक्स एक्स मशीना, किसी नावल या कहानी में किसी मावराई ताकत का खतरनाक सूरत हाल में आकर मदद करना के बारे में वजाहत करना शुरू की, और मिसालें देकर वाजिया किया कि किस तरह देवता का नजरिया यूरिपिडीज में इस्कालीस और सोफोक्लिस से मुख्तलिफ है।
जब वो 15 मिनट पढ़ा चुका तो हॉल का दरवाजा खुला और मैडोरी अंदर दाखिल हुई। उसने गहरे नीले रंग की स्पोर्ट शर्ट, करीम रंग की पतलून और हस्बे मामूल धूप का चश्मा लगा रखा था। उसने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर को देर से आने की माजरत की और मेरे साथ बैठ गई। फिर उसने मेरी नोटबुक अपने कंधे से लटक रहे थैले में से निकाली और मुझे दे दी। उसके अंदर एक नोट रखा था जिस पर लिखा था, इस बुधवार को गैर हाजिरी की माजरत। क्या तुम मुझ पर नाराज हो? लेक्चर शुरू हुए आधा घंटा गुजर चुका था और अब प्रोफेसर ग्रीक स्टेज की तस्वीर ब्लैक बोर्ड पर बना रहा था। इस वक्त हॉल का दरवाजा दोबारा खुला और दो तालिबे इल्म हेलमेट पहने अंदर आए। वो मस्खरों के जोड़े लग रहे थे। एक लंबा पीले जर्द रंग का पतला सा और दूसरा लंबी दाढ़ी वाला गोल मटोल सा और छोटे से कद का मालिक था, और दाढ़ी उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। लंबे कद के लड़के ने सियासी एहतजाज के पर्चे थाम रखे थे। छोटे कद का लड़का प्रोफेसर के पास गया और किसी दर्जे तमीज के साथ कहा कि वो लेक्चर का दूसरा हिस्सा सियासी बहस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये कहते हुए, दुनिया में ग्रेट ट्रेजेडी से बहुत ज्यादा बड़े मसाइल हैं बहस करने के लिए, वो इनसे तावन करेगा। ये दरख्वास्त से ज्यादा धमकी अमेज ऐलान था। प्रोफेसर ने जवाब दिया, मुझे शक है कि दुनिया में मसाइल ग्रेट ट्रेजेडी से ज्यादा जरूरी हैं, लेकिन जो मैं कहूंगा वो तुम सुनोगे नहीं, इसलिए जो तुम्हारे दिल करे वो करो। मेज को मजबूती से पकड़कर उसने कदमों को फर्श पर जमाया और अपनी बांस की छड़ी उठाई। लंगड़ाता हुआ क्लास से बाहर चला गया। लंबे लड़के ने वो पर्चे सब में तकसीम किए और पोडियम पर खड़ा होकर लेक्चर देने लगा। उसके पर्चे पर वही घिसे पिटे नारे लिखे हुए थे। हम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के एक्शन को नहीं मानते, इनमें बेईमानी की गई है। नई हड़ताल के लिए सारी कुव्वतें जमा हो जाएं और बादशाही तालीमी सनती कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दो, वगैरह वगैरह। जो कुछ वो कह रहे थे मुझे इसके साथ कोई मसला नहीं था, लेकिन लिखाई निहायत फरसूदा थी। ये ना तो इत्मीनान की और ना जज्बे को उभारती थी। और उस गोल मटोल आदमी की तकरीर भी इतनी ही बुरी थी जितने लंबे आदमी की तकरीर। सिर्फ अल्फाज का फर्क था। इस ग्रोह का असल दुश्मन रियासती ताकत नहीं थी, बल्कि इस ग्रोह को चलाने वाले मुंतजिम की तखय्युल में कमी थी। मैडोरी ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने सर हिलाया और हम दोनों उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े। उस गोल मटोल आदमी ने एक मौका पर कुछ कहा और मुझे समझ नहीं आया। मैडोरी ने हाथ हिलाकर उसको कहा, तुमसे बाद में मुलाकात होगी। जब हम बाहर निकले तो मैडोरी ने मुझे पूछा, क्या हम इनकलाब के खिलाफ हैं? अगर इनकलाब कामयाब हो गया तो क्या हमें टेलीफोन के खंभों के साथ लटका दिया जाएगा? अगर ऐसे ही होना है तो पहले चलकर दोपहर का खाना खा लेते हैं। मैंने जवाब दिया, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह पर लेकर चलती हूँ जो यहाँ से थोड़ी ही दूर है। मैं 2 बजे की क्लास से पहले तक फारिग हूँ। मैडोरी मुझे बस में सवार करके ओस्टोवा ले गई और हम स्टेशन के पीछे ही एक दुकान पर गए जहाँ डब्बा बंद खाना मिलता था। जैसे ही हम बैठे, इन्होंने पहले सूप दिया और फिर सुर्ख रंग के खाने के डब्बे दिए, और खाना इतना अच्छा था कि बस पर सवार होकर यहाँ आने की कीमत वसूल हो गई। मैंने कहा, बहुत अच्छा खाना है और सस्ता भी। मैं अपने स्कूल के जमाने से यहाँ आ रही हूँ। मेरा पुराना स्कूल अगली गली में है। स्कूल का माहौल बहुत सख्त था और हमें खाना खाने के लिए छुप छुप कर यहाँ आना पड़ता था, और अगर वो बाहर खाना खाते हुए किसी को पकड़ लेते तो स्कूल से निकाल देते। धूप के चश्मे के बगैर मडोरी की आंखें पहली मुलाकात की निस्बत नीम ख्वाबीदा लगती थी। जो वो अपने चांदी के तंग कड़े के साथ खेल रही होती तो वो अपनी आंखों के किनारों को छोटी उंगली से रगड़ती। मैंने पूछा, थक गई हो? थोड़ा सा। मैं आजकल पूरी नींद नहीं ले पा रही। फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, लेकिन पिछले मौके की माजरत। उसने कहा, काम कुछ इतना अहम था कि मैं वक्त ना निकाल सकी। मैंने अचानक सुबह के वक्त सोचा कि तुम्हें कॉल करूं रेस्टोरेंट के पते पर, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं रहा और तुम्हारे घर का नंबर मुझे पता नहीं था। क्या तुमने बहुत इंतजार किया? कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है। बहुत। मेरी जरूरत से ज्यादा है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकूं ताकि तुम थोड़ा सो सको। मैडोरी ने अपनी हथेली पर गार रखा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। तुम कितने अच्छे हो। मैंने कहा, नहीं, मैं कोई अच्छा नहीं, बस मुझे वक्त गुजारी के लिए काम चाहिए। वैसे मैंने
इसी दिन तुम्हें घर पर फोन किया था और मुझे किसी ने कहा कि तुम हॉस्पिटल में हो। कोई मसला है? उसने आंखों की भवों के दरमियान झुर्रियां डालते हुए कहा। तुमने मेरे घर फोन क्यों किया? तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे मिला? यूनिवर्सिटी के इंतजामिया के तलबा के शोबा से। वहां से कोई भी ले सकता है। उसने एक दो दफा सर हिलाया और फिर अपनी कंगन के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारी जगह होती तो ये ख्याल मेरे जहन में कभी ना आता। मेरा ख्याल है मैं भी तुम्हारा नंबर तलाश कर सकती थी। पर ये हाल हॉस्पिटल के बारे में तुम्हें अगली दफा बताऊंगी। माजरत के साथ अभी मेरा बताने को दिल नहीं कर रहा। मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा मतलब इससे तुम्हारी जासूसी करना नहीं था। नहीं, तुम मेरी जासूसी नहीं कर रहे। मैं बस ट्रेन में किसी बंदर की तरह थक गई हूँ। क्या तुम्हें घर जाकर थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं। ओस्टोवा से कुछ ही पैदल फासले पर वो मुझे अपने पुराने स्कूल में ले गई। स्टेशन से गुजरते हुए मैं नावको और हमारी ना खत्म होने वाली पैदल सैर के बारे में सोचा। वो पैदल सफर यहीं से शुरू हुआ था। मैंने महसूस किया कि अगर उस दिन मेरी ट्रेन में मई के महीने में इतवार के दिन नावको से मुलाकात ना होती तो मेरी जिंदगी यकीनन इस मौजूदा जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती। लेकिन फिर मैंने अपनी सोच को तब्दील किया। अगर हम उस दिन ना भी मिले होते तो मेरी जिंदगी बिल्कुल भी मुख्तलिफ ना होती। हमने मिलना ही मिलना था। उस दिन ना सही तो किसी और दिन। ऐसा सोचने की मेरे पास कोई वजह नहीं थी। बस ये महज एक एहसास था। मैं और मैडोरी कोबाशी उसके स्कूल के सामने पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। अंगूर की बेल दीवार के साथ चिपकी हुई थी। कबूतर दीवार के तुकोनी हिस्से पर इकट्ठे होकर अपने परों को आराम दे रहे थे। ये पुरानी वजह की एक शानदार इमारत थी। खेल के मैदान में शाह बलूत का एक बड़ा सा दरख्त था और उसके पास धुएं का एक सुतून था। मासूम होते हुए मौसम गर्मा की रोशनी इस धुएं को एक नरम और अबर आलूद तासुर दे रही थी। अचानक में डोरी ने मुझसे पूछा, ये धुआं कैसा है? मैंने कहा, कुछ मालूम नहीं। ये हैज के वक्त इस्तेमाल होने वाले तौलिए जल रहे हैं। वाकई? मैं ये कहने के अलावा और कुछ ना सोच सका। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हैज के वक्त इस्तेमाल होने वाले तौलिए और इस तरह की चीजें। ये लड़कियों का स्कूल है। बूढ़ी निगरान ये सब चीजें इकट्ठी करती है और फिर इनको भट्टी में जलाती है। ये वही धुआं है। क्या बात है! हाँ, मैं भी ऐसे ही कहती थी जब मैं क्लास में बैठी होती और खिड़की से बाहर धुएं को देखती। सोचो जरा, तकरीबन स्कूल में 1,000 लड़कियां पढ़ती थी और इनमें से 900 को हैज शुरू हो जाते थे और इनमें से पांचवें हिस्से यानी 180 लड़कियों को हैज रहता होगा। और इन लड़कियों के हैज में इस्तेमाल होने वाले तौलिए रोज इस भट्टी में जलाए जाते थे। मुझे इतना हिसाब तो नहीं आता, लेकिन मेरा ख्याल है तुम ठीक कहती हो। ये बहुत बड़ी तादाद है। ये कैसे महसूस होता होगा कि रोजाना इतनी बड़ी तादाद में इतने तौलिए इकट्ठे करना और जलाना? मैंने कहा, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं कैसे ये तसव्वुर कर सकता हूँ कि वो बूढ़ी नगरान किस हाल से गुजर रही होगी। मैं और मैडोरी बैठे धुएं को देखते रहे। मैडोरी ने कहा, सच्ची में स्कूल में बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। उसने ये बात कहते हुए सर को ना में हल्का सा झटका दिया। मैं तो किसी आम से सरकारी स्कूल में जाना चाहती थी, जहां मैं आम लड़कियों के साथ पढ़ती और आम लड़कियों की तरह हर काम में हिस्सा लेती और खुश रहती। लेकिन मेरे वालिदैन ने सोचा, इस शानदार जगह भेजना अच्छा रहेगा। उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया। और ये सब तब होता है जब तुम प्राइमरी स्कूल में अच्छा पढ़ते हो तो टीचर्स माँ बाप को बताते हैं कि ये पढ़ने में बहुत अच्छी है और इसको किसी बहुत अच्छे स्कूल में जाना चाहिए। बस मैं इसी वजह से इस जहन्नम में आई। यहाँ मैं 6 साल रही, लेकिन ये स्कूल मुझे कभी पसंद नहीं आया। मैं यहाँ रहकर हमेशा यहाँ से निजात हासिल करने के बारे में सोचती रही। और तुम्हें पता है, मैंने स्कूल से कभी छुट्टी ना करने और देर ना आने की एजाजी सर्टिफिकेट भी हासिल किया है। मुझे इस जगह से इतनी नफरत थी। कुछ समझ आया? नहीं, मुझे समझ नहीं आया। इसकी वजह यह है कि मुझे इस स्कूल से इतनी नफरत थी कि मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि मैं इस जगह से हार मान जाऊं।
اگر میں ایسے کرتی تو یہ جگہ مجھے مار ڈالتی۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ میں نیچے ہی گرتی چلی گئی، حتیٰ کہ اگر مجھے بخار بھی ہوتا تو میں رینگتی ہوئی اسکول پہنچ جاتی۔ ٹیچر مجھ سے پوچھتی کیا تمہیں بخار ہوا ہے تو میں کہتی نہیں، اور یوں جب میں وہاں سے نکلی تو انہوں نے مجھے ایک فرانسیسی ڈکشنری اور حاضری اور پابندی وقت کے اعزاز نامے سے نوازا۔ اس لیے اب میں جرمنی زبان پڑھ رہی ہوں۔ میں نئی چیز کے لیے اسکول کا احسان مند نہیں ہوں۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ تمہیں اس اسکول سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں اپنا اسکول پسند ہے؟ مجھے اپنا اسکول پسند نہیں، لیکن مجھے اس سے نفرت بھی نہیں۔ میں ایک عام سے سرکاری اسکول میں گیا تھا، لیکن میں نے اس کے بارے میں نہ کبھی مثبت اور نہ ہی منفی سوچا۔ میڈوری نے اپنی چھوٹی انگلی سے اپنی آنکھ کھریچتے ہوئے کہا، یہ جو اسکول ہے نا، اس میں صرف عمرہ کی لڑکیاں، تقریباً 1000 کھاتے پیتے گھرانوں کی لڑکیاں، اچھے نتائج حاصل کرنے والی لڑکیاں تھیں، بس۔ امیر لڑکیاں جس کو بقا کے لیے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے امیر ہونا ضروری تھا۔ لمبی چوڑی فیسیں، بے شمار عطیے اور مہنگے مہنگے اسکول کی طرف سے تعلیمی اور تفریحی دورے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ٹوکیو جاتے تو ہمیں درجہ اول کی رہائش، چائے اور سنہری میزوں پر کھانے پیش کیے جاتے، اور کھانے کے آداب سکھانے کے لیے ہمیں سال میں 1-2 دفعہ ٹوکیو کو کسی بڑے ہوٹل میں لے جایا جاتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اسکول کوئی عام اسکول نہیں تھا۔ میری کلاس میں 160 لڑکیوں میں صرف واحد میں تھی جو توشیما جیسے درمیانے درجے کے علاقے سے آتی تھی۔ میں نے ایک دفعہ اسکول کا رجسٹر دیکھا کہ باقی لڑکیاں کن علاقوں سے آتی تھیں، اور ان میں سے ہر ایک امیر علاقے سے آتی تھی۔ ہاں، ایک لڑکی اور بھی تھی جو چھیپا کے کسی کسان خاندان سے آتی تھی، اس لیے میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر پر دعوت دی، حالانکہ اسے افسوس تھا کہ مجھے سفر کر کے اتنی دور اس کے گھر جانا پڑا، اور وہ جگہ ناقابل یقین حد تک بڑی اور اچھی تھی کہ آپ 15 منٹ پیدل چل کر ساری جگہ کو دیکھ سکتے تھے۔ ان کے پاس ایک شاندار باغ تھا اور 2 کتے تھے، جبکہ وہ گوشت کھاتے تھے، لیکن پھر بھی اس لڑکی کے لیے چھیپا میں رہنا شرمندگی کا باعث تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کو اگر اسکول سے دیر ہو جاتی تو اس کو مرسیڈیز بینز چھوڑنے جاتی، جس کو شوفر چلاتا، اور اس نے ہیٹ اور سفید دستانے تک پہنے ہوتے۔ ایسے لگتا تھا جیسے گرین ہنٹ امریکی ایئر فورس UHIF ہیلی کاپٹر چلا رہا ہے۔ اس سارے رکھ رکھاؤ کے باوجود بھی اس کو احساس کمتری تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ میں نے صرف سر ہلایا۔ پورے اسکول میں صرف میں ہی ایک ایسی لڑکی تھی جو کیٹا اوسٹووا میں توشیما جیسی جگہ پر رہتی تھی، اور ماں باپ کے پیشے کے خانے میں درج تھا، کتابوں کی دکان کے مالک۔ میری کلاس کی ہر لڑکی یہ سوچتی تھی کہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تم جو کتاب چاہو پڑھ سکتی ہو۔ یقیناً ان کے ذہن میں کسی بڑے بک سٹور جیسے کائنوکینیا بک سٹور ہے، اس طرح کا بک سٹور ہوگا۔ انہوں نے تو کبھی جھوٹ سے بیچارے کوباشی بک سٹور کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا۔ جب بھی دروازے کھلے آپ کو دروازے میں سوائے رسائل کے کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ رسائل جن میں عورتوں کے فیشن اور جنسی عمل کے نئے طریقے بتائے ہوتے۔ عام طور پر گھریلو خواتین یہ رسائل خریدتی اور باورچی خانے میں بیٹھ کر پڑھتی، اور جب ان کے شوہر گھر آتے تو ان طریقوں کو آزماتی، اور یوں ان کو ناقابل یقین حد تک گھر میں حیثیت بڑھ جاتی۔ کیا گھریلو عورتوں کے دماغ میں سارا دن یہی چلتا رہتا ہے؟ دوسرے سب سے زیادہ بکنے والے تنزیہ مزاج کے رسائل ہوتے، جن میں زیادہ مشہور اور بکنے والے سنڈے اور جمپ نام کے رسائل شامل تھے، اور اس طرح ہفتہ وار رسائل بھی شامل تھے۔ یوں اس کتابوں کی دکان میں صرف اور صرف رسائل ہی بکتے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ کتابیں بھی تھیں جن میں جاسوسی ناول، رومانوی محاورات کی داستانیں، رومانوی ناول اور پیپر بیکس شامل ہوتی۔ یہاں بس یہی کچھ بکتا تھا۔ اس کے علاوہ انگریزی سیکھنے کی کتابیں، انعام جیتنے کی کتابیں، کیسے بونسیا چھوٹے درخت اگائیں، شادی کے موقع پر تقریر کیسے کریں، جنسی عمل کیسے کریں، سگریٹ نوشی کیسے ترک کریں،
किस्म की किताबें होती। इसके अलावा हम लोग लिखने वाली अशिया जैसे बॉल पॉइंट्स, पेंसिल, कापियां वगैरह जो आज तक भी हम बेचते हैं, वो भी मौजूद हैं। लेकिन किसी किस्म का संजीदा या बड़े अदब की किताबें जैसे दोस्तोवस्की की वॉर एंड पीस, जैसे किंजिया बोरोकी की नो कैरेक्टर इन रे वगैरह जैसे अदबों की किताबें हम नहीं रखते थे, क्योंकि ये कोबाशी बुक शॉप थी। मैं इस तरह की खुशकिस्मत थी। क्या तुम मुझे इस तरह का खुशकिस्मत समझते हो? हाँ, मुझे अब कुछ कुछ इस जगह का झलक दिखाई दे रही है। तुम मेरा मतलब समझ गए हो। हमारे आसपास के लोग वहाँ कई सालों से आ रहे थे और हम इनकी खिदमत कर रहे थे। ये एक अच्छा कारोबार है, इतना अच्छा कि 4 अफराद के खानदान को पाल रहा था। हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं था। 2 लड़कियां कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन बस यही सब कुछ था। बस कोई बहस नहीं थी। मेरे वालिदैन को मुझे इस तरह के स्कूल में कभी नहीं भेजना चाहिए था। ये दिल के दर्द का नुस्खा था। जब स्कूल से पैगाम आता कि अतिया देना है, तो माँ बाप आपस में उलझना शुरू कर देते। मैं हर वक्त इतनी खौफजदा रहती कि अगर मैं कहीं दोस्तों के साथ बाहर गई और उन्होंने मुझे किसी महंगी जगह से खाना खाने को कहा, तो मैं क्या कहूँगा? और अगर मेरे पास पैसे ना हो तो? ये जिंदा रहने का एक अजियतनाक तरीका है। क्या तुम्हारा खानदान अमीर है? मेरा खानदान? नहीं। मेरे माँ बाप आम से लोग हैं, और ना ही बहुत अमीर है ना गरीब, बस औसत दर्जे के हैं। मुझे मालूम है कि इनके लिए मुझे टोक्यो में प्राइवेट स्कूल या यूनिवर्सिटी में भेजना आसान ना था, लेकिन चूंकि मैं अकेली औलाद हूँ, इसलिए उनको ये फैसला करने में मुश्किल नहीं हुई। वो खर्च के लिए मुझे बहुत ज्यादा रकम नहीं देते थे, इसलिए मैं जुज़े वक्ती काम करता था। हम रवायती घर में रहते थे, जिसमें छोटा सा बाग और हमारे पास टोयोटा करोला गाड़ी थी। तुम किस तरह की नौकरी करते थे? मैं शिनजोको में रिकॉर्डिंग बेचने वाली एक दुकान में हफ्ते में 3 रोज काम करता था। ये आसान काम था, बस बैठना होता था और रिकॉर्ड बेचने होते थे। मैडोरी ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो? पता नहीं, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम इतने कंगाल हो। ये बात सच है कि बेशक मेरे पास बहुत पैसे नहीं, लेकिन मुझे रुपए पैसे की कभी किल्लत नहीं हुई। मैं आम लोगों की तरह हूँ। मैडोरी ने अपनी हथेलियां गोद में रखते हुए कहा, मेरे स्कूल में ज्यादातर लड़कियां अमीर खानदानों की थीं। यही सबसे बड़ा मसला था। इसलिए अब तुम्हारे पास ज्यादा मौका है कि तुम दुनिया को उस मसले के बगैर देखो। हो सकता है इससे ज्यादा जितना तुम चाहती हो। अच्छा, तुम मुझे बताओ, अमीर होने में अच्छी बात क्या है? मुझे नहीं पता। तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जैसा कि मैं किसी स्कूल के दोस्त को मशवरा देती कि कुछ करते, और वो कह सकती थी कि माजरत, मेरे पास पैसे नहीं है। इसी सूरत हाल को तुम उल्टा कर देख लो। अगर यही सूरत हाल मेरे साथ पेश आती, तो मैं कभी ये ना कह सकती कि मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि इसका मतलब वाकई ये था कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। जैसे खूबसूरत लड़की कहे कि मैं आज कितनी खौफनाक लग रही हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यही बात अगर बदसूरत लड़की कहे, तो लोग उस पर हंसेंगे। दुनिया मेरे लिए पिछले 6 साल तक ऐसी ही थी। तुम इस पर काबू पा लोगी, मुझे उम्मीद है। ये आम लोगों से भरी पड़ी है। वो होंठ को थोड़ा टेढ़ा करके और अपने छोटे छोटे बालों पर हथेली फेरते हुए मुस्कुराई। मैंने पूछा, क्या तुम नौकरी करती हो? हाँ, मैं नकूश के नीचे इशाइये लिखती हूँ। तुम्हें तो पता होगा, छोटे छोटे किताबचे जिनके साथ नकूश होते हैं, जिन पर आसपास की जगहों के बारे में लिखा होता है और आबादी के बारे में और इस तरह की दिलचस्प मालूमात दर्ज होती है कि इस इलाके में पैदल चलने का फलां फलां रास्ता है, या यहाँ की फलां फलां कहानी मशहूर है, या किसी खास फूल या परिंदे के बारे में कोई मालूमात वगैरह। मैं इस तरह की इबारतें लिखती हूँ। बहुत आसान है, ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं लाइब्रेरी की मदद से एक दिन में एक किताबचा लिख सकती हूँ। बस करना ये होता है कि आप एक दो राज की बातों पर अबूर हासिल कर लो, फिर ये करना आसान हो जाता है। किस तरह का राज? जैसा कि आप कोई ऐसी चीज लिखते हुए
शामिल कर दें जो कि पहले किसी ने ना लिखी हो, तो कंपनी में बैठे लोग सोचते हैं कि आप कोई दानिशमंद अदीब हैं और वो आपको काम और भेजते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, बस किसी छोटी सी मुनफरद बात। मिसाल के तौर पर जब इन्होंने एक खास वादी में डैम बनाया तो एक गांव पानी के अंदर आ गया, लेकिन हर मौसम बहार में परिंदे जनूब की जानिब से आते हैं और आप इनको झील के ऊपर उड़ते देख सकते हैं। इस तरह का कोई छोटा सा किस्सा लोगों को ये इतना तस्वराती और जज्बाती लगता है कि वो इसको पसंद करते हैं। आमतौर पर ये जुज़वे वक्ती काम करने वाले लोग ऐसी तफसीलात पर गौर नहीं करते और ना ही ध्यान देते हैं, लेकिन जो मैं लिखती हूँ इसमें से एक माकूल रकम कमा सकती हूँ। लेकिन तुम्हें ये तफसीलात तलाश करनी पड़ती हैं। मैडोरी ने सर को थोड़ा सा झटके से कहा, तुम सच कहते हो, लेकिन तुम अगर तलाश करो तो मिल ही जाती हैं, और अगर ना करो तो नहीं मिलती। ऐसी तफसीलात जो कुछ आप लिखेंगे कम अज कम बेजर तो जरूर होंगी। सही, मैडोरी ने कहा। अच्छा बस, अब तुम अपने हॉस्टल के बारे में बताओ। लिहाजा मैंने उसे अपने हॉस्टल में होने वाले रोज परचम कुशाई और परचम उतारने की तकरीब के बारे में बताया, स्टॉर्म ट्रूपर की रेडियो वर्जिश के बारे में बताया। जैसे स्टॉर्म ट्रूपर की 3 बातें सुनकर बाकी लोग हंसते थे, मैडोरी को भी अच्छा लगा। उसने कहा, यह भी एक शानदार तजर्बे से कम नहीं होगा कि हॉस्टल को देखा जाए। मैंने उससे कहा, हॉस्टल में क्या कोई ऐसी बात नहीं सवाए इसके कि गंदे कमरों में सैकड़ों लड़के रहते हैं जो शराब पीते हैं। क्या तुम भी इनमें शामिल हो? मैंने वजाहत की, इनमें दुनिया में रहने वाला हर शख्स शामिल है। लड़कियों को हैज आते हैं और लड़के जल्क लगाते हैं, और ये हर कोई करता है। मेरा मतलब है बेशक उनकी दोस्त लड़कियां हों तब भी।